Good morning, student. Today we will read chapter number 7 in history. Chapter number 7 है Terrible Community in India. India is one of the few countries where both modern and terrible culture exist side by side. India has been the abode of various terrible groups since the commencement of history. Tarips were community dwelling nearby a mountain range of forest where no sign of modern culture can be seen. It is due to the presence of these tarips that our country has received its varied flavor. The history of the tarips date back to where history of India start. Terrible people play a vital role in the culture heritage of our country since they are considered as the true inhabitant of India. They occupy a major position in history of India. They are spread over different parts of the country and form a sizable population. Many regions in the northeast are habited by different tribes. Through terrible culture can be seen in almost every part of the country. For the tribes, custom and tradition are very important. They have carried forward age-old culture, colorful ritual and ceremonies. The different traditional and culture of each tribal community has made them unique. भारत जो है वो उनमें उन कुछ कंट्रियों में से एक है जहां मॉडर्न और जनजातीय जो कल्चर है वो साइड बाय साइड रहता है. इंडिया में बहुत सी ऐसे टेरिबल ग्रुप निवास करते हैं इतिहास के प्रारंभ से ही. टेरिब्स जो हैं वो माउंटेन रेंज के पास या फॉरेस्ट में निवास करते हैं. उनमें मॉडर्न कल्चर का कोई भी साइन नहीं होता. इनकी इसलिए जो टेरिब्स होते हैं ये हमारे देश में कई विभिन्न फ्लेवर्स में या विभिन्न रूपों में होते हैं. हिस्ट्री में जो हिस्ट्री है टेरिब्स की वो डेट बैक टू वर्ल्ड हिस्ट्री. जब हमारी इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हुई है तभी से इनकी भी हिस्ट्री स्टार्ट हुई है. और टेरिबल जो पीपल हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं सांस्कृतिक विरासत के रूप में हमारे देश में. इसलिए अतः जो ये बहुत ही और सत्य बात है कि जो टेरिब्स हैं इंडिया के वो निवासी हैं और अपनी पोजीशन उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री में एक अपनी मेजर पोजीशन बनाई हुई है. ये जो है अपने साइज के मतलब पॉपुलेशन जो है इनकी वो सभी देश के सभी पार्ट्स में फैली हुई है. ये नॉर्थ ईस्ट में ये रहते हैं और डिफरेंट जो टेरिब्स हैं उनका कल्चर भी अलग अलग है और हर पार्ट में कंट्री के ऑलमोस्ट सभी पार्ट में ये फैले हुए हैं. इनके कस्टम और ट्रेडिशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इनके जो रीति रिवाज और समारोह होते हैं वो बहुत ही कलरफुल होते हैं. अपने विभिन्न कल्चर और ट्रेडिशनल के कारण जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो इसे अपने आप में यूनिक बनाती है. Means of livelihood. Historically, the economic of most tribes was subsistence, agriculture, or hunting and gathering. Terrible people trade with outsiders for a few necessities they lacked, such as salt and iron. Different tribes have their own means of livelihood. Even in each tribe, they engage themselves in different profession. Some tribes practicing shifting agriculture, they clean an area of the forest and farm
the land there. After a few years, when the piece of land lost its fertility, they move on and clear another area of the forest and use that of culture. This is also called slash and burn agriculture. That is because they often burn the vegetation to clear the land. इतिहास में ये वर्णन है कि जो बहुत से जो टैरिफ्स हैं उनकी जो इकोनॉमी है वो सब्सटेंस एग्रीकल्चर या हंटिंग या गैदरिंग से है। टेरिबल पीपल जो हैं वो व्यापार करते हैं आउटसाइडरों से कुछ आवश्यक चीज़ों के लिए, जैसे जो उनके पास नहीं है, जैसे कि सॉल्ट और आयरन। डिफरेंट जो टैरिफ्स होते हैं उनके अलग अलग लिविंगहुड के तरीके हैं। ईच उसके बाद भी जो ईच टैरिफ होते हैं वो संलग्न होते हैं अपने डिफरेंट प्रोफेशन में। कुछ टैरिफ्स जो हैं वो खेती भी करते हैं, जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसमें ये एक एरिया फॉरेस्ट का फार्म की तरह क्लियर करते हैं, उसे साफ करते हैं और वहाँ पर खेती करते हैं। कुछ वर्षों बाद जब उस जगह की जो भूमि होती है उसकी फर्टिलिटी, जो उपजाऊपन है वो समाप्त हो जाता है, तो वे वहाँ से चले जाते हैं और जंगल के किसी और भाग में खेती करते हैं। इस तरह की जो खेती होती है उसे स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। इस तरह से ये जो है वहाँ की वनस्पतियों को बर्न करके उस भूमि को क्लियर करते हैं, साफ करते हैं। सम tariffs are just hunter gathered, but today this is not very common. The tariffs depend on other means of livelihood also, such as gathering forest product like honey and selling them. कुछ जो टैरिफ्स हैं वो हंटर यानी शिकारी भी होते हैं, पर आजकल जो है कि ये कॉमन नहीं है। टैरिफ्स जो हैं वो डिपेंड है अपने लिविंगहुड के लिए, जैसे कि फॉरेस्ट के ऊपर, जैसे हनी शहद को कलेक्ट करना और उसे बेचना। सम टैरिफ्स हैव सेटल्ड डाउन एंड फार्म देयर ओन पीस ऑफ लैंड। दे आल्सो रेयर एनिमल टू सप्लीमेंट देयर इनकम। सर्टेन टैरिफ्स आर एक्सपर्ट इन क्राफ्ट लाइक बास्केट मेकिंग एंड वीविंग and earn their livelihood by selling them. Some are skilled in forging metal goods. Many of them tariffs are skilled dancers and acrobats. They perform colorful dances and acrobatics, and this is the source of income. For example, the Nayak are entertainment drama troops in Gujarat. They move from village to village to perform bhavi, a folk dance theatre form. Terrible society has gradually modernized with new profession them. Even the very remote terrible areas engage in culture activity to earn their livelihood. In addition to farming, they are expert in hunting wild animals and handicraft wooden articles. To be able to live and survive in the coming age, these tribes have also taken to old job for survival, making shoes, fishing, making shaft, and so on. These jobs make their survival seemingly good. However, this way the substance is uncertain. जो कुछ टैरिफ्स हैं वो अब सेटल हो गए हैं क्योंकि उनके पास अपनी भूमि है जिस पर वो खेती करते हैं। वो एनिमल्स को भी पालने लगे हैं इनकम की आगे बढ़ाने के लिए अपनी इनकम। कुछ जो टैरिफ्स हैं वो एक्सपर्ट होते हैं क्राफ्ट के काम में, जैसे बास्केट बनाना या बुनाई करना, और वो इससे अपनी लिविंगहुड करते हैं अर्न, उसे बेचकर। कुछ जो टैरिफ्स हैं उनको मेटल का सामान बनाना, उसमें एक्सपर्ट होते हैं। बहुत से टैरिफ्स जो हैं वो बहुत अच्छे डांसर और एक्रोबेट्स होते हैं और वो कलरफुल डांस परफॉर्म करते हैं जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम होता है। जैसे एग्जाम्पल है कि नायक जो है एक ग्रुप है गुजरात का जो कि ड्रामा ट्रुप है और ये जगह जगह गांव-गांव घूमकर परफॉर्म करते हैं उनके फोक डांस को, और ये इससे ही इनकी इनकम होती है। टेरिबल सोसाइटी जो है वो अब मॉडर्नाइज प्रोफेशन को भी उन्होंने आजमा लिया है अपने अंदर। और जो इसके अलावा जो दूरस्थ टेरिबल एरिया हैं उनमें कल्चर एक्टिविटी ही उनकी जो है वो उनके
कमाई का एक जरिया है। उसमें क्या है कि वो फार्मिंग करते हैं और वो एक्सपर्ट होते हैं जंगली जानवरों का शिकार करने में, हैंडीक्राफ्ट में के काम में, या लकड़ी का सामान बनाने में। इसी तरह वो अपना जीवन जीते हैं और सरवाइव करते हैं आने वाले समय के लिए। कुछ लोगों ने अपना पुरानी जॉब को ही अपने सर्वाइवल का तरीका बनाया है, जैसे कि शूज बनाना, फिशिंग या डंडा बनाना फिशिंग के लिए, और उसमें उसी से वो जो है अपने जीवन जीते हैं। और लेकिन ये जो तरीका है, इसमें जो है आजीविका जो उनकी है वो उसमें अनिश्चितता बहुत रहती है। प्रॉब्लम ऑफ द टेरिबल पीपल। अब क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? द टेरिबल्स आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स इन टुडे वर्ल्ड। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ए नीड emerged to utilize more coal and wood, mainly for the railways and also for building the British Empire in India. The traditional and right of the tribal people were challenged. They habited the forest and were regarded as a resource owned by the government. However, till the British rose to power, no empire disturbed them and they exist peacefully. Forests are slowly begin cleared to make way of agriculture, industry and mining activities. This loss of habitat is affecting the tribal population. Many of them have to leave their homes and look for other place to settle. आजकल जो है ट्राइबल को पूरे वर्ल्ड में जो है बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ब्रिटिश के समय में इनको जो है कोल और वुड जो होता है वो रेलवे के लिए इकट्ठा करना होता था और ब्रिटिश एम्पायर के बिल्डिंग बनाने के लिए। अब जो ट्रेडिशनल जो लैंड है इनका अधिकार भी अब खत्म हो गया था, तो उनको जो है कि फॉरेस्ट ही उनका रिसोर्सेस था। गवर्नमेंट की तरफ से उनको केवल फॉरेस्ट ही दिया गया था। बाद में जो है जब ब्रिटिश पावर बढ़ी तो उन्होंने इन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं किया और ये पीसफुली अपने जंगलों में रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे जो फॉरेस्ट थे वो एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए या मेनिंग एक्टिविटी के लिए साफ कर दिए गए, जिससे कि इन लोगों का जो टेरिबल पॉपुलेशन थी उनको अपना जो निवास स्थान था उस पर इनका फर्क पड़ा और कई सारे तो ऐसे थे जो अपने घर को छोड़कर दूसरे प्लेस में सेटल हो गए। The government of India has introduced many welfare schemes for the tribal community. Many NGOs are also involved in the betterment of the tribal people, but there is still a problem, danger to slow extinction of these tribes. That is why they need to be protected by us. गवर्नमेंट ने बहुत से वेलफेयर स्कीम इन लोगों टेरिबल कम्युनिटी के लिए लॉन्च की और बहुत से एनजीओ आगे आए इनके बेटरमेंट के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अब ये धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए हमें टेरिबल पीपल को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नॉमेडिक टेरिब्स ऑफ इंडिया, खाना बदोश जो टेरिब्स थे वो उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। नोमैड्स आर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर ए लिविंगहुड। दे मूव अकॉर्डिंग टू सीजनल चेंज। देयर मेन ऑक्यूपेशन इज हर्डिंग कैटल्स एंड शिप। दे एक्सचेंज एनिमल प्रोडक्ट फॉर थिंग्स दैट दे रिक्वायर। द पेस ऑफ इन्वॉल्विंग चेंज विद टाइम एंड contemporary society has affected the lifestyle of the nomadic group. Culture invention by the other community has also affected the characteristics of these nomadic tribes. There are many pastoral nomadic tribes in India. Some of them are Jat, Gaddis, Banjara and the Gujars. नॉमेड जो होते हैं यानी कि खाना बदोश, वो ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक जगह से दूसरे जगह पर अपने लिविंगहुड के लिए घूमते रहते हैं। ये जो है सीजनल चेंज के अकॉर्डिंग मौसम के अनुसार अपने मूवमेंट को चेंज करते रहते हैं। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है पशुओं को, भेड़ों को पालना, और ये एनिमल प्रोडक्ट के द्वारा एक्सचेंज करते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ों का। इनमें जो उभरता हुआ चेंज है वो टाइम के अनुसार या समकालीन सोसाइटी से इनकी भी लाइफ
स्टाइल जो है वो अफेक्टेड हुई है। कल्चर भी जो है इनका और कम्युनिटीज को देखकर इफेक्ट हुआ है। इसमें कुछ जो हैं बहुत सी देहाती नोमिड ट्राइबल्स हैं भारत में, जिनमें से कुछ हैं जट, गड्डीज, बंजारा और गुज्जर। The Banjaras are nomadic tribes found in many states like Bihar, Himachal Pradesh and Gujarat. They are also known by different names such as Gola, Kora and Lambadi. Their source of livelihood is agriculture and gathering the forest product. Their clothes are bright and colorful. The women wear full-length skirt with embroidery border and mirror work. They wear silver jewelry. They are fond of dancing and music. Each festival is celebrated with lots of festive एंड डांसिंग। जो बंजारा होते हैं वो भारत में बिहार, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में पाए जाते हैं और ये इन्हें अलग अलग जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इनका जो लिविंगहुड है वो एग्रीकल्चर है या फॉरेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करना है। इनके जो कपड़े होते हैं वो बहुत चमकदार और कलरफुल होते हैं। जो महिलाएं हैं इसमें वो फुल लेंथ की स्कर्ट पहनती हैं जिसमें एम्ब्रॉयडरी का बॉर्डर और मिरर वर्क होता है। ये सिल्वर ज्वेलरी पहनते हैं और इन्हें डांसिंग और म्यूजिक का बहुत शौक होता है और प्रत्येक फेस्टिवल में ये बहुत अधिक डांस करते हैं। द गड्डीज ट्राइब live in Himachal Pradesh. The main occupation of these tribes is shepherding. They earn their livelihood by rearing and selling sheep, horse and goats. In earlier time they were nomadic. Now they are led a more settled life and make only seasonal movement to the mountain pasture during the summer and the lower hill during the winter. Of late, the Gadis have begun to sell woolen articles made of the sheep wool. They even make caps and shoes from goat hair. They are expert in weaving and make carpet, blanket and shawl using sheep wool. The Gadis lead a very simple lifestyle. They are religious and still practice their old custom and traditional. They are fond of music and dance. जो गड्डी जनजाति होती है वो हिमाचल प्रदेश में निवास करती है और इनका भी जो मुख्य उद्योग है वो है शेफर्डिंग यानी पशुओं को पालना। और ये लोग अपने लिविंगहुड के लिए पशुओं को पालते हैं और बेचते हैं, जैसे शिप, हॉर्स और गॉड। पुराने समय में ये नॉमेडिक हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी जो लाइफ है वो सेटल्ड हो गई है। ये केवल सीजनल मूवमेंट ही करते हैं, जैसे समर में ये माउंटेन पास्चर यानी चारागाह में चले जाते हैं और विंटर्स में ये लोअर हिल में आ जाते हैं। ये जो हैं गड्डीज जो हैं इन्होंने आप जो है वुलन पोशाक बनाना शिप वुल से स्टार्ट कर दिया है और इसके अलावा ये कैप और शूज़ बनाते हैं गॉट हेयर से और ये एक्सपर्ट होते हैं कारपेट, ब्लैंकेट और शॉल बनाने में। और गड्डीज की जो जीवन है वो बहुत ही सिंपल लाइफ स्टाइल है और इनके जो धर्म है और अपने पुराने कस्टम और ट्रेडिशनल को ये आज भी संजोए हुए हैं और ये जो हैं ये भी म्यूजिक और डांस के बहुत शौकीन होते हैं। द गुज्जर mainly inhabited the state of Himachal Pradesh, Haryana, Punjab, Uttarakhand and Rajasthan. They were semi-nomadic and their main source of livelihood is herding of goats, sheep and buffaloes. They migrate to the upper Himalayas during the summer along with their herd and return to the plains when the season change. Because they keep moving from place to place, they have permanent settlement. They make hut of grass, wood and or bamboo wherever they go. They sell milk, ghee and cattle to earn a living. The staple diet consists of cereals, wheat and maize. With changing time, the Gujjar are adopting in different lifestyles. Some of them are now making permanent settlement and even educating their children. गुज्जर जो है वो मेनली जो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान में निवास करते हैं। ये सेमी नॉमेडिक होते हैं और इनका भी जो लिविंगहुड है वो पशुओं को पालना
जैसे बकरियां, शिप और बफेलोज हैं, ये माइग्रेट करते हैं हिमालय से समर में और अपने पूरे पशुओं के समूह को लेकर, और फिर ये प्लेन्स मैदानी भाग में आ जाते हैं सीजन चेंज होने पर। ये एक जगह से दूसरी जगह पर चलते जाते हैं और शायद ही कभी ये इन लोगों के पास अपना परमानेंट सेटलमेंट होता है। ये जहाँ भी रुकते हैं वहाँ पर हट बना लेते हैं, झोपड़ी, घास से, वुड और बांस से। ये मिल्क, घी और पशुओं को अपनी जीवन यापन के लिए बेचते हैं। इनका जो मूल भोजन है वो है अनाज, गेहूं और मक्का। और लेकिन अब जो है टाइम चेंज हो गया है, तो कुछ गुज्जरों ने अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कर लिया है, डिफरेंट लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर ली है। और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो अब परमानेंट सेटल हो चुके हैं और अपने बच्चों को एजुकेटेड भी कर रहे हैं। चेंजिंग इन स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो मिडिवल पीरियड में के दौरान कैसे चेंज हुआ। द मिडिवल पीरियड विटनेस इन इन्फ्लक्स ऑफ इन्वेडर who are foreigner and brought in new ideas and culture. However, under the Hindu kings of early medieval period, the caste system continued to exist, but it was not very rigged. There were cordial relation between the caste and intercaste marriages took place. The Brahmin enjoyed the most prestigious position. They were powerful as they were advisor of the king, and they were involved in teaching, performing ritual and studies. However, with the spread of Buddhism, their power was reduced. They now begin trade and also agriculture. Medieval period जो है वो witness है आक्रमणकारियों का, जो कि फॉरेनर थे और उनके जो थे न्यू आइडियाज और कल्चर थे। हिंदू राजाओं के अंडर में जो है मिडिवल पीरियड में कास्ट सिस्टम था, लेकिन उस समय बहुत कठोर नहीं था। इनके बीच में कास्ट सिस्टम और इंटरकास्ट मैरिज के बीच में बहुत मैत्रीपूर्ण रिलेशन था। और ब्राह्मण जो थे उनकी उनकी जो पोजीशन थी वो बहुत ही अच्छी थी और वो बहुत पावरफुल थे, क्योंकि वो राजा के एडवाइज़र थे और उनका जो कार्य था वो टीचिंग करना या रीति रिवाजों को परफॉर्म करना या पढ़ाई करवाना, यही उनका काम था। और उस समय जब बुद्धिज्म फैला देश में तो इनकी पावर कुछ कम हो गई और उसके बाद इनमें से कुछ ने जो है अपना व्यापार और एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर लिया। The Kshatriya also occupied a high position. The main function were government, defense, charities and sacrifice. They were divided into subcaste and took to different profession. The Vaishya were engaged in culture, trade, business and money lending. The Shudra were the service class, but they were not untouchables. The main function were carpentry, cloth washing, smithy, dyeing, pottery and agriculture. The untouchable were the shoemaker, butcher and weavers. They lived outside the city. क्षत्रियों की जो पोजीशन थी वो भी बहुत हाई थी। उनका मेन फंक्शन था सरकार बनाना, रक्षा करना, चैरिटी और बलिदान करना था। और ये सब कास्ट में डिवाइड थे और सबके अलग अलग डिफरेंट उनके प्रोफेशन थे। वैश्य का जो कार्य था वो एग्रीकल्चर और व्यापार करना था और इनका मनी लैंडिंग का काम था। शूद्र जो थे वो सर्विस क्लास थी, पर वो उस समय जो थे अनटचेबल यानी अछूत नहीं थे। उनका मेन फंक्शन जो था वो कारपेंट्री या कपड़े धोना, लोहार का काम करना, रंगाई करना, बर्तन बनाना, कृषि कार्य करना, यही सब था। अनटचेबल जो थे वो शूज मेकर भी थे, बूचर यानी कसाई भी थे और वीवर यानी बुनाई का कार्य भी करते थे। ये जो थे अनटचेबल्स, ये शूद्र, ये शहर के बाहर रहते थे। सबकास्ट बिगिन टू अपीयर ड्यूरिंग दिस पीरियड। सबकास्ट इस पीरियड में दिखाई दी दीक्षित, पाठक, उपाध्याय और पटवर्धन। These probably originate due to the differences food, custom, profession and religious practice. There was a special caste called the Kayasth. This was a mix of all castes. The women were not educated and sati
चाइल्ड मैरिज एंड जौहर वर प्रैक्टिस्ड। ये जो इसमें जो है ये सारी जो है ये डिफरेंट कास्ट जो है इनकी फूड कस्टम और प्रोफेशन के अनुसार थी, और इनमें एक स्पेशल कास्ट आई कायस्थ, जो कि इन सभी कास्टों का मिक्सचर था। महिलाएं जो है उस समय अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी। सती प्रथा और बाल विवाह और जौहर जो थी उस समय प्रचलित थी। From the 12th century onward, much of India was ruled by the Muslim. During this time, the caste system evolved considerably. The Muslim ruler reduced the power of the Hindu priestly caste class, the Brahmins. The caste nearly ceased to exist in north and central India. The Vaishya and Sudra caste also virtually melded together. However, the caste system strengthened in rural areas because of anti-Muslim feeling. Hindu reconfirmed their identity through caste affiliation. Also, the Muslim ruler did not give rich gift to the Hindu temples, so the Brahmin had to depend on farming for their livelihood, but the actual physical labor was done by the Shudra. 12वीं शताब्दी के समय जो है भारत में मुस्लिमों का राज्य हो गया, तो इस समय में जो कास्ट सिस्टम थी वो बहुत ज़्यादा विकसित थी। मुस्लिम जो थे उन्होंने जो हिंदू जो क्लास थी ब्राह्मण, उनकी जो पावर थी वो बहुत कम हो गए। क्षत्रिय भी उनके करीब नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में रह गए, और वैश्य और शूद्र क्लास जो थी वो भी इनके साथ ही पिघल कर रह गई। इसमें जो है कास्ट सिस्टम जो है वो मजबूत था केवल रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पे एंटी मुस्लिम फीलिंग्स थी, और हिंदू जो थे वो अपने जो कास्ट सिस्टम है वो संबंधों के कारण ही रह गए थे। मुस्लिम रूलर जो थे वो हिंदू मंदिरों में कुछ रिच गिफ्ट यानी महंगे गिफ्ट नहीं देते थे, इसलिए ब्राह्मण जो थे वो डिपेंड हो गए फार्मिंग पर जो एक्चुअल लेबर जो फिजिकल लेबर करती थी उस समय भी वो शूद्र ही करते थे। The ruling class was Muslim. The nobles were mostly Muslim, but under the Mughal ruler, important position were given to Rajput also. जो रूलिंग क्लास थी यानी कि राजाओं की वो मुस्लिम ही थे, और जो इसमें रईस थे वो मोस्टली मुस्लिम थे, पर मुगल रूल में जो थे वो इम्पोर्टेंट पोजीशन राजपूतों की भी थी। द मुस्लिम वर डिवाइडेड इनटू टू क्लास, शिया एंड सुन्नी। द पोजीशन ऑफ वुमेन फर्दर डिस्ट्रॉयड. They were confined to the homes and had little freedom. The Parda system was observed. Polygamy was practiced. Child marriage, sati and jauhar continue. Widow remarriage were forbidden. Devdasi traditional was common in southern India, where girls were married to deities or trees. Women were also ruled in the medieval period. Some of the great women ruler were Rajia Sultan, the only woman sultan, the Gond queen Durgavati, who ruled 15 long years before she lost the battle of Emperor Akbar. General Chand Bibi, who also fought the Mughal in the 1590s. Noor Jahan, who ruled the great Mughal empire with iron fist. मुगल जो मुस्लिम जो थे वो दो क्लासों में डिवाइड थे, शिया और सुन्नी। जो उस समय वुमेन्स की जो पोजीशन थी वो बहुत ही बिगड़ी हुई थी, और उनको घर में ही रहना था, और उनको बहुत कम स्वतंत्रता थी। पर्दा सिस्टम था, और बहु विवाह उस समय प्रचलित था। बाल विवाह, सती और जौहर कंटिन्यू ही था। विडो रीमैरिज नहीं की जाती थी। देवदासी प्रथा का साउथ इंडियन में प्रचलन था, वहाँ पर लड़कियों की जो शादी थी वो पेड़ों से कर दी जाती थी। वुमेन्स जो है मिडिवल पीरियड में बहुत से रानियाँ भी रही हैं रूलर, उनमें से कुछ जो हैं वो इस प्रकार हैं कि जैसे रजिया सुल्तान, वो एक अकेली केवल वुमेन थी जो सुल्तान बनी। गौंड क्वीन दुर्गावती, उन्होंने 15 वर्षों तक राज्य किया, जब तक कि वो अकबर जनरल से हार गई थी वो बैटल।
और चांद बीबी, उन्होंने भी मुगल से लड़ाई करी 1590 में। नूरजहां, उन्होंने भी मुगल अंपायर को अपनी मजबूत मुट्ठी में रखा हुआ था। Some sultan destroy Hindu temples. They impose the jizya tax on the Hindus. Important position were given to Muslim. This created division between the Hindu and Muslim. Only Akbar, the Mughal emperor, tried to erase this division by marrying Hindu princes and revolving the jizya tax. Over the year, the resettlement between Hindu and Muslim become less. Many Muslim rulers married Hindu women. The Hindu caste system were also shaken up by Bhakti movement. The Bhakti Sant regarded all castes as equal. Many of Shudra become follower of the Bhakti Sant who followed the path of devotion. कुछ जो सुल्तान थे उन्होंने हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर दिया। उन्होंने हिंदुओं पर जिजिया टैक्स भी लगा दिया। इम्पोर्टेंट जो पोजीशन होती थी राज्य में वो मुस्लिम को ही दी जाती थी, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम में एक बहुत बड़ा डिवीजन आ गया, दूरी आ गई। केवल अकबर जो मुगल एम्परर थे उन्होंने इस दूरी को मिटाने की कोशिश की, एक हिंदू राजकुमारी से शादी करके, और जिजिया टैक्स को भी रिमूव कर दिया। कुछ समय बाद जो है ये हिंदू और मुस्लिम की जो दूरी थी वो कम हो गई। बहुत से मुस्लिम रूलर ने हिंदू स्त्रियों से विवाह किया। हिंदू कास्ट सिस्टम जो है वो भक्ति मूवमेंट से बहुत ज़्यादा हिल गया, क्योंकि भक्ति जो संत थे उन्होंने सभी कास्टों को एक समान बताया। बहुत से शूद्र जो थे वो भक्ति संत के फॉलोअर बन गए और उन्होंने उनके भक्ति का मार्ग अपना लिया था। ओके स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। गुड बाय।